हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी मीनिंग को मतलब कॉन्सेप्ट को, साथ ही कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और क्या मेथड है रिडीम करने का प्रेफरेंस शेयर्स को, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि रिडम्पशन होता क्या है। तो देखिए, रिडम्पशन का मतलब हो गया रिडीम करना, रीपे करना। जब भी जो ऑब्लिगेशन होती है उसको रीपे किया जाता है, उसको पे ऑफ किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिडीम करना या रिडम्पशन करना, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का क्या मतलब हुआ कि हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। शेयर कैपिटल होती है, मतलब प्रेफरेंस शेयर के बेसिस पे कंपनी इसे इशू करके कैपिटल इकट्ठा करती है। तो जब आपने कैपिटल किसी दूसरे से ले रखा है तो हम इसे रिडीम करने की बात करें, इसका मतलब हम इस कैपिटल को वापस करने की बात कर रहे हैं, रीपे करने की बात करें। हमारी ऑब्लिगेशन क्या थी कि हमने आपसे पैसे लिए हैं, हम आपके पैसे वापस देंगे। तो ये जब हम इस ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करते हैं, रीपे करते हैं, तो दैट इज योर रिडेम्पशन, है ना। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया, एक प्रोसेस जहाँ पे हमारी ऑब्लिगेशन को रिपे किया जाता है। किस पे, एक प्री अरेंज्ड अमाउंट और टाइमिंग पे। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम कैपिटल इकट्ठा किए प्रेफरेंस शेयर को इशू करके, तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किस पैसे में, मतलब किस रेट से या कितना अमाउंट रीपे करेंगे, जो पैसा उन्होंने दिया उसको कितना हम वापस करेंगे, वो पहले से डिसाइडेड होता है, प्री अरेंज्ड होता है। और कब करेंगे, कितने टाइम पीरियड के बाद करेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने कब टाइम पीरियड के बाद आपको वापस करेंगे, वो भी पहले से डिसाइड होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सिंपली मतलब हो गया, प्रेफरेंस शेयर के बेसिस पे जो आपने कैपिटल इकट्ठा किया था, इन कैपिटल को वापस करना, रीपे करना, है ना। जिनसे जितना पैसा लिया था उनको वो पैसा वापस करना, दैट इज योर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक। अब किसी को ज़्यादा रीपे करेंगे, किसी को कम करेंगे, किसी को उतना ही करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, पार पे हो रहा है, या किस पे हो रहा है। इज इट क्लियर। तो रिडेम्पशन क्या हो गई, मैच्योरिटी डेट हो गई, जो स्पेसिफाई करती है कि आपका रिपेमेंट का शेड्यूल कब है ना। और ये चीज़ कहाँ मेंशन होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स का सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट होता है, उस पे वो मैच्योरिटी डेट या रिपेमेंट की जो डेट होती है वो ऑलरेडी प्रिंटेड होती है, ठीक। अब इशू और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में इसके रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिया गया है। मतलब जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी चीज़ें इस पे एप्लीकेबल होंगी, वो सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होंगी। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में एक चीज़ और मेंशन की गई है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर हम इशू करते हैं, तो वो मैक्सिमम पीरियड में रिडीम हो ही जाना चाहिए। मतलब एक मैक्सिमम पीरियड अलाउ किया गया है कि एटलीस्ट इतने टाइम पीरियड के बाद तो आप इसे वापस कर ही दीजिए, दैट इज 20 ईयर्स। नॉर्मली 20 ईयर्स है। मतलब ऐसा है कि कहते हैं कि हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम 40 साल बाद देंगे, 50 साल बाद देंगे, तो कहाँ का रिडीमेबल रह गया, है ना। तो इसीलिए एक मैक्सिमम पीरियड भी कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन कर दिया कि मैक्सिमम 20 ईयर्स तक आप रख सकते हैं उन पैसों को और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, रिपे करना पड़ेगा, रिडीम कराना पड़ेगा उस प्रेफरेंस शेयर को। इज इट क्लियर। तो एक चीज़ इससे क्लियर हो गई कि कभी भी कंपनी इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकती। मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं कर सकते जिसको कभी वापस ही ना करना पड़े। और जो पैसा वापस नहीं करना होता वो क्या, ओनर का पैसा होता है। तो प्रेफरेंस शेयर ओनर होते नहीं है, इसीलिए इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी इशू नहीं किए जाते हैं। इज इट क्लियर। किसके अकॉर्डिंग, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। अब प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 55 में कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वहाँ मेंशन है, क्या बातें कही गई हैं सेक्शन 55 में। तो पहली बात जो कही गई वो क्या कही गई कि हम उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं जो फुल्ली पेड अप हैं। मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर जब इशू किया गया वो 100 रुपये के थे, तो 100 रुपये पे जितना भी, मतलब जैसे मान लीजिए कंपनी कंपनी ने बोला 100 रुपये के शेयर्स हैं, आप पैसे दीजिए, और 100 रुपये कम शेयर होल्डर ने दे दिए पूरे, तो वो फुल्ली पेड हो गया। मतलब जितना मांगा गया था उतना पैसा पूरा का पूरा जब दे दिया जाता है, तब हम कहते हैं कि वो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर हो गए या फुल्ली पेड अप शेयर हो गए। तो जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं को रिडीम किया जा सकता है, इसके अलावा किसी शेयर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब दूसरी चीज़ कि अगर कंपनी रिडीम करने जा रही है और रिडीम कर रही है वो अपने प्रॉफिट से, मतलब पैसा रिपे करने की जब बात करी गई कि ठीक है आपका कैपिटल हम रिपे कर देंगे, आपके जो भी मेरा रिपेमेंट डेट थी उस डेट को जब हमारा टाइम आया हम वो पैसा वापस कर देंगे। अब उस पैसे को कहाँ से वापस करें, ठीक है। तो अगर कंपनी उसे आउट ऑफ प्रॉफिट वापस कर रही है, मतलब प्रॉफिट जो उन्होंने रिटेन करके रखा था उस प्रॉफिट से अगर उसे आउट ऑफ कर रही है, पे ऑफ कर रही है, तो ऐसे केस में एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जिन भी शेयर्स को रिडीम किया जा रहा है उसकी नॉमिनल अमाउंट जितना होता है, मतलब नॉमिनल अमाउंट जो होगा, बिल्कुल उतना ही पैसा उन्हें एक रिजर्व में मेंटेन करना पड़ेगा उस प्रॉफिट से, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। मतलब क्या हो गया कि अगर कंपनी
प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है, पे ऑफ कर रही है, प्रॉफिट में से पे ऑफ कर रही है, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके रखा था, रिटेन करके रखा था, उस प्रॉफिट से वो उस कैपिटल को रिपे कर रही है, रिडीम करा रही है प्रेफरेंस शेयर को, तो ऐसे केस में उनको सिमिलर अमाउंट का, जितने का रिडीम्पशन का जा रहा है उतना पूरा पैसा एक अलग रिजर्व अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, दैट इज योर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये करने के पीछे लॉजिक समझिएगा। ये क्या सीआरआर अकाउंट क्यों क्रिएट किया गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्यों बनाना ज़रूरी है, मतलब इस नाम से एक रिजर्व बनाइए, प्रॉफिट का पहले पोर्शन जितना आप रिडीम करने के लिए पे कर रहे हैं शेयर होल्डर को, उतना ही पैसा पहले रिजर्व में रखिए, उसके बाद आप उस शेयर कैपिटल को पे करिए। ऐसा रूल बनाया गया, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 55 में मेंशन है। क्यों ऐसा किया गया? देखिए, अब शेयर होल्डर्स, ये पैसा है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो पैसा है, ये शेयर होल्डर फंड है ना? ये पैसा है। अब जो हमारे थर्ड पार्टीज़ थे जिन्होंने हमें लोन दिया था, क्रेडिटर हों हमारे या जो भी थर्ड पार्टीज़ थे, इनका हम पे ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि हमारे पास इतने का शेयर होल्डर फंड है। अब अगर आप वो पैसा वापस कर दे रहे हैं, है ना? पे ऑफ कर दे रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, मतलब वापस कर दे रहे हैं वो पैसा, तो शेयर होल्डर फंड कम हो जा रहा है ना? तो इससे जो हमारे थर्ड पार्टीज़ थे, जो क्रेडिटर वगैरह थे, जो डेटर्स डिवेंचर होल्डर्स वगैरह थे, वो कैसे सिक्योर रहेंगे? उनकी ट्रस्टवर्दीनेस कैसे रहेगी कि हाँ भाई, आप वो कंपनी पे कैसे ट्रस्ट कर सकें? तो उनको लगना चाहिए कि वो सिक्योर है, मतलब उनका पैसा कहीं गया नहीं है, कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो भले ही उन शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर रही है, पर इसके बाद भी कंपनी के पास पैसा बचा है, जिससे कभी अगर हमें हमारा जब रीपे करना होगा तो कंपनी रीपे कर सकती है। तो वो उनको सिक्योरिटी चाहिए होता है। उसी सिक्योरिटी के लिए बोला गया कि अगर आप प्रॉफिट से पैसा निकाल रहे हैं तो आपको पहले सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा सिमिलर अमाउंट से, जिससे कि इन जो हमारे ये थर्ड पार्टीज डिवेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इनको ये बिलीफ रहे कि पैसा है अकाउंट में, ये फंड कम नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए इतना ही सीआरआर के नाम से रखा गया है। इज इट क्लियर? इसीलिए हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये याद रखिएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो भी ये मेंटेन होता है, उसके पीछे लॉजिक यही होता है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट हमने मेंटेन किया, इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, इस सीआरआर के पैसे का यूज़ कैसे होगा? तो इस सीआरआर के पैसे से हम सिर्फ फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। क्लियर है? जब कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है तो वो कंपनी अपने बोनस शेयर को कहाँ से इशू कर सकती है? इस सीआरआर के फंड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, तो इस फंड का इस्तेमाल करके वो इशू कर सकती है। इज इट क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट बात सेक्शन 55 में क्या कही गई रिगार्डिंग प्रीमियम पे रिडेम्पशन, मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रीमियम पे रिडीम करा रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब निकला कि 100, अगर किसी प्रेफरेंस शेयर से हमें 100 रुपये, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 100 रुपये रिसीव हुए थे, हमने बोला कि जब हम आपको वापस करेंगे तो 100 रुपये वापस नहीं करेंगे, हम आपको 110 रुपये वापस करेंगे। इसका मतलब जब रिडीम करेंगे, रीपे करेंगे, तो हम प्रीमियम पे रीपे करेंगे, मतलब एक्सेस पैसा वापस करेंगे। तो अगर ऐसा होता है, आप रिडेम्पशन पे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सॉरी प्रीमियम पे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बोला क्या गया, सेक्शन 55 में बोला गया कि पहले तो एक चीज़ देखिए कि क्या आप एक ऐसी कंपनी, आप एक सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी है जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो प्रिपेयर करते हैं तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंप्लाई करना पड़ता है, जो कि सेक्शन 133 में प्रिस्क्राइब्ड है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। क्या आप वो क्लास ऑफ कंपनी है, मतलब आप ऐसी क्लास ऑफ कंपनी हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि सेक्शन 133 में प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। अगर आप वो क्लास ऑफ कंपनी हैं, ठीक है, और फिर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करने जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रीमियम का पैसा कहाँ से कर सकते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, मतलब जो कंपनी ने रिटेन करके प्रॉफिट रखा उससे इस्तेमाल करके आप ये प्रीमियम का पैसा पे ऑफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप ऐसी सच क्लास ऑफ कंपनी आप नहीं है जो सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हुए, अगर आप ऐसी क्लास ऑफ कंपनी नहीं हैं, आप अदर कंपनीज हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे आप ये प्रीमियम के पैसे का इस्तेमाल, जो रिडीम करने के लिए जो प्रीमियम चाहिए, जो एक्सेस पैसा आपको वापस करने के लिए चाहिए, वो पैसा कहाँ से निकाल सकते हैं? तो वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी निकाल सकते हैं या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट जो आपका है उससे निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको याद हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है, जब भी इशू प्रीमियम पे किया जाता है, कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह जो भी हैं,
इक्विटी शेयर्स अगर उसको प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, पहली बार जब इशू किया गया और पैसा लिया गया, अगर उसी वक्त एक्सेस पैसा मांग लिया गया है तो उस एक्सेस पैसे को हमको अलग अकाउंट में रखना पड़ता है, दैट इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग उस अकाउंट में रखना पड़ता है। अब उस पैसे का इस्तेमाल हम कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से, स्पेसिफिक पर्पस की वजह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उस पैसे को, उस अकाउंट का इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक पर्पस मेंशन है, सिर्फ 5 हैं वो, उन्हीं के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसमें एक जगह लिखा गया है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं और वो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उस प्रीमियम को आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पे ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप अदर क्लास ऑफ कंपनी हैं तो ऐसी सिचुएशन पे आप उस प्रीमियम रिडीम करने के लिए जो प्रीमियम का अमाउंट आपको देना पड़ रहा है, उस पैसे को आप या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से एडजस्ट करा लीजिए या अपने जो प्रॉफिट रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट, जो कैपिटल रिटेन करके प्रॉफिट में रखा है, मतलब कैपिटलाइज किया जो प्रॉफिट को, उससे कर लीजिए। दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो कहने का सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पे, तो अब आप देखिएगा आप किस तरह की कंपनी है। अगर आप ऐसी कंपनी जो क्लास ऑफ कंपनी है जो कि सेक्शन 133 के रूल को मानती हुई है, तो ऐसी सिचुएशन पे आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, आप प्रीमियम को एडजस्ट करिए अपने प्रॉफिट से ही, आउट ऑफ प्रॉफिट ही एडजस्ट करिए। लेकिन अगर आप अदर देन दैट कंपनी है तो ऐसे सिचुएशन पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी एडजस्ट करा सकते हैं और या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो अगर आपने मेंटेन कर रखा है तो उससे एडजस्ट करा लीजिए या फिर अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कराइए। आप दोनों में से किसी से भी करा सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या-क्या है। मतलब अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, पैसा कहाँ से पाएँगे, ठीक है? ये भी सेक्शन 55 के अंदर ही बताया गया है। सो बेसिकली बोला गया कि 2 तरीके हैं आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, है ना? आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, मतलब 2 जगह से आप पैसे का इस्तेमाल करते हुए आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस कर सकते हैं, मतलब उनको रिडीम कर सकते हैं, ठीक? तो क्या-क्या बताया गया? पहली बात तो कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना, उससे कर सकती है। लेकिन याद रखना है कि जो डिविडेंड के बाद बचा है, मतलब डिविडेंड को छोड़ दीजिए, उसके बाद के प्रॉफिट से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिविडेंड बांटे बिना हो गया ना, तो आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के लिए रखा गया वो वाले से नहीं, आप डिविडेंड के अलावा जो है आप उससे रिडीम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, ठीक है। दूसरा, और एंड इसलिए कहा गया कि या तो आप दूसरा मेथड करिए या आप इसके और दूसरे मेथड दोनों के साथ कर सकते हैं, मतलब आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या कहता है, या तो आप नया इशू लाइए, फ्रेश इशू ऑफ शेयर करिए, उससे जो पैसा आता है उस पैसे से आप इन शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करिए। मतलब आप नए शेयर इशू करिए, फिर उनसे जो कैपिटल इकट्ठा हुई उन कैपिटल से आप इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करिए, उनको पे ऑफ करिए। इज इट क्लियर? तो दैट विल बी अ 2 वे, है ना, या तो आप प्रॉफिट से करिए या फिर आप फ्रेश इशू ला के करिए। तो इसीलिए जो एंड और की बात कही वो ये समझिएगा कि 3 तरीके कैसे हो गए, या तो आप फ्रेश इशू ला के कर रहे हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आपने कैपिटलाइज करके रखा है, जो डिविडेंड के लिए नहीं है, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं रखा गया है, डिविडेंड वगैरह हटा दीजिए, उसके बाद जो प्रॉफिट रखा है गया उससे आप कर सकते हैं, या फिर आप दोनों की कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। मतलब कुछ को आप फ्रेश इशू ला के कर दीजिए और कुछ को आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से कर दीजिए। मतलब मान लीजिए आपको 100 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स के कैपिटल को रिडीम करना है, तो 100 करोड़ में आपने क्या कर लिया, आपने 60 कर लिया फ्रेश इशू लाके, 40 कर लिया आपने अपने प्रॉफिट से। तो इस तरह से आप दोनों की कॉम्बिनेशन से भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सेक्शन 55 में सारे प्रोविजंस बताए गए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीमियम का सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात कि आप अगर रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे तो उसका सेट ऑफ हम कहाँ से करा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको सीआरआर अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है, ये याद रखना है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वो भी किस लिए, क्योंकि जो हमारे क्रेडिटर वगैरह हैं, डिवेंचर होल्डर है, जो थर्ड पार्टी हैं, उनके ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए। और तीसरा, कहाँ से कर सकते हैं, तो चाहे फ्रेश इशू ला के करिए, चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से करिए, या फिर दोनों में से दोनों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से करिए, दोनों को ही करिए, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।